नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ये वक्त है पॉलिटिकल टॉक का जी बिहार झारखंड पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और पॉलिटिकल टॉक वो प्रोग्राम जिसमें चूंकि चुनाव की दस्तक हो चुकी है, ऐलान हो चुका है तारीखों का, इस पॉलिटिकल टॉक के जरिए हम उन लोगों के नजरिए को जानते और समझते हैं जिनके पास विजन है। हम उन लोगों से भी बात करते हैं जिन्होंने एक लंबा राजनीतिक इतिहास बिताया है और मौजूदा वक्त में भी उनकी बेहद अहमियत है, बयानों के जरिए, उनके जनाधार के जरिए। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बारे में बताएं कि उनको राजनीति में करीब करीब 6 दशक हो चुके हैं और उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो एक न सिर्फ सामाजिक उद्यमी हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, बल्कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रविंद्र किशोर सिन्हा जी की, जो इस वक्त सीधा पॉलिटिकल टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आर के सिन्हा साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल, चूंकि जिक्र यही हुआ कि एक लंबा अरसा आपको न सिर्फ देश बल्कि खासतौर पर बिहार की राजनीति में हो चुका है और दीनदयाल उपाध्याय जो कि आदर्श पुरुष माने जाते हैं, हाल ही में उनकी जयंती भी बीजेपी ने मनाई, वही आपको राजनीति में लेकर आए। जनसंघ 60 के दशक का और आज के दशक की, आज की तारीख की बीजेपी में कितना फर्क आ गया है? देखिए, फर्क तो आता है। परिवार जब बढ़ता है, वंश वृक्ष जब बढ़ता है तो फर्क आता है। एक बीज से वट वृक्ष तैयार होता है, लेकिन वट वृक्ष की तो अनेकों शाखाएं पुष्पित पल्लवित हो जाती हैं। जब 1966 के जून महीने में भागलपुर के संघ शिक्षा वर्ग में दीनदयाल जी ने मुझे जनसंघ में आने का आमंत्रण दिया। अमूमन ऐसा वो करते नहीं थे क्योंकि वो महासचिव थे जनसंघ के और ये काम तो बाकी लोग करते थे, लेकिन रुपये का अवमूल्यन हुआ था उस समय और एक चर्चा गठ होता था, मतलब ग्रुप डिस्कशन के तरह का समझ ले। उसमें मैंने उनसे रुपये के अवमूल्यन के बारे में अनेकों सवाल पूछे। तो रात को उन्होंने भोजन के बाद मुझे बुलाया और पूछा कि जनसंघ में काम करोगे? मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। तो मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाठी खाने के लिए तैयार रहो। अच्छा। क्योंकि सत्ता का तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात को रखना है। वहां से शुरुआत हुई। तो उस समय जनसंघ में थोड़े लोग होते थे, मतलब इतने थोड़े लोग होते थे कि अगर कोई मंडल के या जिले की समिति बनानी होती थी, नाम जुटाने पड़ते थे। विधानसभा के चुनाव में हमने देखा है कि हम लोग 5-5, 10-10 की टोली बनाकर महत्वपूर्ण लोगों के यहाँ जाते थे अनुरोध करने के लिए कि आप हमारे पार्टी के टिकट से चुनाव लड़िए। तो आज तो स्थिति बदल गई है। आज सैकड़ों की संख्या में टिकटार्थी आते हैं। हाँ। तो स्थिति बदल गई है। अब उस समय का जनसंघ मुख्य रूप से एक संघ के विचारधारा वाले लोगों का एक राष्ट्रवादी संगठन था। उसमें कोई मेल मिलाप नहीं था, बहुत ही संगठित और अनुशासित था। क्या आर के सिन्हा ने भी अपने जीवन काल में लाठी खाई? कोई दास्तान? नहीं, देखिए, बात यह है कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि जेपी आंदोलन में तो सबने कुछ न कुछ कष्ट सहे, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि 1966 में मैं आया पार्टी में और 67 में दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समझौते से जो संयुक्त विधायक दल का गठन हुआ, उसकी सरकार बन गई। तो मैंने 67 के चुनाव में पहला चुनाव ऐसा रहा जिसमें मैंने काम किया और उसमें ही पार्टी की सरकार बन गई। हमारे 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री हो गए। उसके बाद
1969 का चुनाव आया, मध्यावधि चुनाव, हम्म। उसमें भी कमोबेश वैसी हालत रही। फिर 70 का चुनाव आया, 71 का लोकसभा चुनाव आया। जी। उसके बाद तो जेपी आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो फिर मैं चूंकि पत्रकारिता में शुरू से था, जी। इसलिए पत्रकारिता का आवरण ऐसा था जो कि लाठी खाने से तो बचाता रहा, हम्म। लेकिन सक्रियता पूरी रही हमारी। जेपी आंदोलन का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं। जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव के रूप में, रामविलास पासवान के रूप में, नीतीश कुमार के रूप में, सुशील मोदी के तौर पर, रविशंकर प्रसाद के तौर पर कई सारे ऐसे अंकुर फूटे जो पुष्पित और पल्लवित हुए, लेकिन उस दौर में वो सब साथ थे और आज सब अलग अलग हो गए, विचारधारा अलग हो गई। यह विचारधारा तो क्या कहेंगे, लेकिन जेपी के बातों का, जेपी के विचारों का, जेपी के लक्ष्यों का अनुपालन करने वाले लोगों में कमी आ गई, ये जरूर कहूंगा मैं। बताएं कि आज की तारीख में बीजेपी और आरजेडी जिस तरह से बिल्कुल दो ध्रुव अलग अलग हो चुके हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव, उस दौर में कहा यह जा रहा था कि वो बाजी हार चुके थे और हारी हुई बाजी उन्होंने पलटी। वो क्या वाकया था? और एक बात यहां पर हमारे दर्शक बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे कि बीजेपी ने सपोर्ट किया था लालू प्रसाद यादव का। क्या प्रकरण था उसमें? आपकी बहुत अहम भूमिका थी। नहीं, बिना सपोर्ट के तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि पूरी मेजोरिटी नहीं हो रही थी। उसके बाद भी वो, हम तो 1980 में अलग हुए थे, ये 90 की बात है। तो जब विधायक दल का चुनाव हो रहा था तो आम सहमति रामसुंदर दास जी के प्रति थी। बहुत ही साफ सुथरी छवि के समाजवादी नेता थे, अच्छे थे और दलित समुदाय से आते थे। तो आम सहमति उन्हीं के पक्ष में थी। लेकिन जब लालू जी को ऐसा लगा कि वो जीत नहीं पाएंगे, तो एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया गया। अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कई स्वर्गीय लोगों के नाम लेने पड़ेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तीसरा कैंडिडेट, समझने वाले समझ रहे हैं जी। हाँ, और 14 वोट तीसरे कैंडिडेट ने काट लिया और 5-6 वोटों से लालू प्रसाद जी जीत गए। अच्छा। तो ये ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल में हो रहा था। शरद यादव जी भी एक उसके पर्यवेक्षक थे और मैं शरद यादव जी के साथ ही बैठा हुआ था। तो साइकिल उठाया मैंने, सीधे भागा। बीजेपी का कार्यालय होता था उस समय राजेंद्र नगर में, और राजेंद्र नगर में जब मैं पहुंचा तो वहां सिर्फ कैलाशपति मिश्र जी ही थे और कोई था भी नहीं, अकेले वो बैठे हुए थे। तो जब मैं अंदर पहुंचा और उनको प्रणाम करके मैंने कहा कि लालू जी चुन लिए गए हैं नेता। अच्छा। वो चकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे सुन रहे थे कि रामसुंदर दास होंगे। मतलब अप्रत्याशित रहा उनके लिए भी। खैर वो आए, उन लोगों ने प्रणाम किया, बैठे। कैलाश जी ने बधाई दी उनको। फिर कहा कि राज्यपाल को एक पत्र लिख के दे दीजिए, हम लोग जा रहे हैं राजभवन। हाँ। तो इतना सारा कुछ अप्रत्याशित था। तो माननीय कैलाश जी ने एक लेटर पैड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसमें लिख दो, इनके समर्थन के लिए जो भी आवश्यक बात है लिख के दे दो। तो मैंने अपने पेन से हाथ से ही, कोई टाइपिस्ट वगैरह होता नहीं था उस समय, अब होता था तो कुछ समय के लिए आता था। अच्छा। तो पत्र लिखा
माननीय कैलाश जी ने उस पर हस्ताक्षर किए और जिस गति से लालू जी और नीतीश जी आए थे उसी गति से वापस वो राजभवन चले गए। अच्छा। इस तरह से मंत्रिमंडल में वो आए। बाद में तो नीतीश जी का मतभेद हो गया, तो नीतीश जी कई बातों से सहमत नहीं हुए तो अलग हो गए। क्या तजुर्बे को तरजीह नहीं दी जा रही है आज की तारीख में? आरजेडी का जिक्र कर ले, शिवानंद तिवारी हैं, बात करें कि रघुवंश बाबू हैं, उनका क्या हश्र हुआ, मरहूम हो गए हैं, ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। अब्दुल बारी सिद्दीकी की स्थिति देखिए, लालू प्रसाद यादव अपने तरीके से जेल में है, लेकिन क्या वो सक्रिय है जितना 2015 में थे? जेल पहले भी गए हुए थे। बीजेपी की बात कर लीजिए, आप ही की पार्टी की बात अगर कर लें तो मार्गदर्शक मंडली बना दी गई है। रामविलास पासवान बीमार हैं, उन्होंने अपने बेटे को चिराग पासवान को आगे कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों में यह स्थिति हम क्यों देख रहे हैं कि तजुर्बे को तरजीह नहीं दी जा रही है? मेरा यह मानना है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? ये देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन 100% तो ठीक नहीं है। जैसे आपने चिराग पासवान का नाम लिया है, तो चिराग जी को रामविलास जी ने बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है। ये ट्रेनिंग की कमी लालू जी की ये कमी रह गई कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन नहीं किया है। क्योंकि लालू जी में तो ये क्षमता है, लोगों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो रघुवंश बाबू हो या शिवानंद जी हो या सिद्दीकी हो। शिवानंद हमारे स्कूल में सीनियर हैं और सिद्दीकी हमारे जूनियर हैं, तो हम लोग तो सब साथी हैं, हम लोग एक ही जगह के हैं। तो हम क्या बताएं आपको, लालू जी की जो क्षमता है वो क्षमता उनके पुत्रों में नहीं। तो इसका मतलब ये आप सही कहेंगे बात कि आज की तारीख में आरजेडी पहले ही ऐलान कर चुकी है तेजस्वी यादव हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, मतलब गठबंधन सही से नहीं निभा पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परवरिश की कमी रही? बात जो हो, लेकिन ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी को एक स्थान मिला उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। लोग उनमें विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये बात तो है। नहीं, अगर गठबंधन के राजनेता विश्वास नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जनता विश्वास करेगी? वो तो कल ये ऐलान कर रहे हैं हाल फिलहाल में कि भाई 10 लाख सरकारी नौकरी हम आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में दे देंगे अगर मौका मिला। ये सवाल आपसे पूछना इसलिए मौजू है, मैं सवाल पूरा कर लूं सर, कि आप बिहार के सबसे बड़े टैक्स पेयर में से एक हैं, आप देश के प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले लोगों में से एक हैं। आप जानते हैं कि एक रोजगार, एक नौकरी देने की क्या कीमत होती है प्राइवेट सेक्टर में, और ये तो सरकारी नौकरियों की 10 लाख की बात कर रहे हैं। कितना आसान ये वादा, और क्या भरोसा जीत पाएंगे इस वादे के दम पर? ये नहीं है, संभव नहीं है। देखिए, बिहार का आज के दिन का बजट जो है वो 2,20,000 करोड़ का है, और हर तरफ से अगर जोड़ेंगे तो रेवेन्यू जो है वो 1,80,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो वैसी स्थिति में जब पहले से ही लगभग 40,000 करोड़ का डेफिसिट चल रहा है, तो आप सरकारी नौकरी है कहाँ? और जितनी सरकारी नौकरी थी एजुकेशन में, हेल्थ में, ऐसे सारे सेक्टर में ढूंढ के 2.5 लाख सरकारी नौकरी तो नीतीश जी घोषित कर ही चुके हैं, उसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं, सब हो रहा है। इसके बाद सरकारी नौकरी उनके पास बचेगी कहाँ की वो देंगे, और देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे? ये समझने की बात है। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। जात पात की राजनीति क्या आज भी अहमियत रख रही है, और इन चुनावों में इस पर ही आखिर में आकर तय होगा कि किसके कोटे में कितने जाति के लोग और कितने समुदाय के लोग, धर्म के लोग आते हैं, और उसकी जीत और हार सुनिश्चित होगी। उम्मीदवारों का जो चयन होगा इसी आधार पर होगा। देखिए, जाति पाति
की राजनीति जाति के उत्थान के लिए कोई करे, उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जो जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति के प्रति उसका कर्तव्य है, लेकिन जाति की राजनीति दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे को शोषित करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो, ये उचित नहीं। आप जिस समाज से आते हैं, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, कायस्थ समाज 4% की उनकी आबादी बिहार में है और एक बड़ी सीटों की संख्या को ये आबादी प्रभावित कर सकती है। क्या अब तक प्रतिनिधित्व सही तरीके से मिला है इस समाज को? सभी राजनीतिक दलों की बात कर लें तो नहीं, मैं नहीं समझता हूं मिला है, क्योंकि आजादी के बाद से देखें, चाहे श्री कृष्ण सिंह जी का मंत्रिमंडल हो, पंडित विनोदानंद झा का मंत्रिमंडल हो, या बाद में स्वयं जब कृष्ण वल्लभ साहब मुख्यमंत्री हुए हों, कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री कायस्थ समाज के बिहार में होते थे। कृष्ण वल्लभ साहब स्वयं होते थे, जगत नारायण लाल होते थे और आचार्य बद्रीनाथ वर्मा होते थे, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा होते थे। और शुरू के चुनाव में 50-60 तक विधायक कायस्थ जाति से आते थे। अब क्यों नहीं उनको तरजीह दी जा रही सर? क्या लग रहा है कि क्या हाँ। उसके कारणों का विश्लेषण करेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है, न मेरे पास। मैं संक्षेप में ही चाहूंगा, लेकिन क्या एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव में? नाराजगी मोल ले सकता है कोई इनकी, कायस्थ समाज की? ना तो नहीं चाहिए। देखिए, कायस्थ समाज की खासियत यह है कि जब तक कायस्थ समाज कांग्रेस के साथ रहा, पूरी तौर से रहा, जब समाजवादियों के साथ रहा, पूरी तौर से रहा, और जेपी आंदोलन और उसके बाद भारतीय जनसंघ के स्थापना के बाद पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कायस्थ समाज के स्वभाव में है। लेकिन कायस्थ समाज को प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए, अच्छा, वो ये देख के मिलना चाहिए जी कि बाकी के लगभग सभी जातियों की सहभागिता सभी पार्टियों में है। हाँ, और वोट भी सभी पार्टियों में बंटते हैं। कायस्थ समाज का वोट बंटता नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल सर आपसे ये है, मौजूदा स्थिति अगर हम देखें, आपने एक लंबे अरसे से राजनीति को बिल्कुल करीब से आप देखते आ रहे हैं, महागठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव सिर पर है। टिकटों का बंटवारा तो बाद में होगा, पहले सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा तो बात की बात है। हम एक हमारे देश का एक लंबा इतिहास रहा है, राज्य में भी और केंद्र में भी गठबंधन की सरकारों का। गठबंधन क्या पहले भी ऐसे होते थे और क्या बात बन जाएगी एनडीए में जो चल रही है स्थिति? गठबंधन की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 में संयुक्त विधायक दल के नाम से, हम तो उस समय मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सबको जुटा के किया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता था कि प्रतिनिधित्व सबको हो और नए पुराने हर तरह के चेहरे लिए जाएं। लेकिन ये बात आपका बिल्कुल कहना सही है। किसी मुस्कुराहट के साथ एक सवाल का जवाब सीधा एक शब्दों के जरिए बता दीजिए। एक सर्वे हुआ, चुनाव जिस दिन घोषित हुए उसमें 151 के करीब एनडीए को बताया जा रहा है, इसी के आसपास मिलेगी। आपका आंकड़ा क्या कहता है? आप समझते हैं बिहार की राजनीति, बहुत ही कम लोग हैं जो आप जैसे समझ पाएंगे। आपका आंकड़ा क्या है? मुझे लगता है इससे कुछ ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आर के सिन्हा जी, पॉलिटिकल टॉक में जुड़ने के लिए और बताने के लिए न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति का कैसे बदलाव देखने को मिला और आज की स्थिति जो इस तरह से सामने आ रही है वो कितनी अहमियत रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे आर के सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के पूर्व सांसद और
सामाजिक उद्यमी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल बदलाव आया है और बड़ा बदलाव न सिर्फ गठबंधन में बल्कि राजनीतिक दलों में भी आया है। और फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, उनका यही मानना कि एनडीए की सरकार बन रही है और 150 से ज्यादा सीटें वो हासिल करके आ रहे हैं। पॉलिटिकल टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में फिर एक और शख्सियत के साथ जुड़ेंगे।